अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमार तारक, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर सीरीज को लेकर चल रहे हैं और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 3.7 जो है मोमेंटम के हवाले से। मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ का रिलेशन देखेंगे। हम लोग इसमें इंपल्स की एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आप लोग बहुत बचपन से 9 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं मोमेंटम क्या होता है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है m और वो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। तो इस मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट है, इसको हम एक नई क्वांटिटी का नाम देते हैं दैट इज मोमेंटम, और उसको हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। फिजिकली अगर देखा जाए तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो है अमाउंट ऑफ मोशन जो उस बॉडी में स्टोर्ड होती है, वो उस बॉडी के मोमेंटम के बराबर है। ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं, बल्कि फिजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी बॉडी के पास इतना मोमेंटम है, इससे मुराद क्या हुई कि उसके पास इतनी अमाउंट ऑफ मोशन क्या है, स्टोर है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसको आप मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर मैं इसी इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इनटू सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको आप न्यूटन कहते हैं और साथ आपके पास सेकंड, तो इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी बेटा, न्यूटन सेकंड। तो ये तो थी हमारे पास क्या, मोमेंटम की डेफिनेशन और इस तरह की इसकी एग्जांपल। अगर आप इसकी डायमेंशन देखना चाहते हैं तो डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम विल बी इक्वल टू, देखिए मास को आप किस में मेजर करते हैं बेटा, मास को आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप लिखते हैं LT की पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू MLT की पावर -1। नेक्स्ट इसी में एक छोटी सी बात है, वो कहता है कि मोमेंटम एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या सेकेंड लॉ लिख लेते हैं। तो देखें, आपने दो बातें पढ़ी। एक आपने पढ़ा F इज इक्वल टू ma। यहां से मैं अगर एक्सेलरेशन को निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू F अपॉन m। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं। सेकेंडली मैंने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह सकता हूं। मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करूं कंपेयर, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी F by m इज इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई T। F इज इक्वल टू, m को मल्टीप्लाई करा दें, m इंटू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई T, दैट विल बी इक्वल टू MVf माइनस MVi होल डिवाइडेड बाई T। फोर्स इज इक्वल टू दिस। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू MVf को मैं कह सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस MVi को कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से हम फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो किसके बराबर है बेटा, फोर्स के बराबर है। तो देखो यहां से इसने भी हमें फोर्स की डेफिनेशन दी और न्यूटन का सेकंड लॉ भी हमें किसकी डेफिनेशन देता है, फोर्स की डेफिनेशन देता है। यहीं से हम एक और चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इंपल्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, इंपल्स। इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी कि F इज इक्वल टू MVF माइनस MVI डिवाइडेड बाई T। अगर इस T को मैं इस तरह मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम MVF माइनस MVI। दिस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अगर ये जो फोर्स है ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लगे किसी बॉडी पर, तो वो वहां पर प्रोड्यूस करता है इंपल्स को। इस क्वांटिटी को कहते हैं इंपल्स। लिहाजा इंपल्स इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर आ जाएगा, MVF माइनस MVI, which means that impulse is equal to change in momentum। कि किसी भी बॉडी का जब मोमेंटम चेंज हो उस केस में फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, when a large force is applied on a body for a very short interval of time, a new quantity will appear that is known as impulse, and this impulse is equal to change in linear momentum, that is final in momentum, linear momentum minus initial linear momentum। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं
इसकी इंपल्स की कुछ एप्लीकेशन देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बाइक के ऊपर क्या करते हैं बेटा, हेलमेट को यूज करते हैं। हेलमेट यूज करने से हम कहते हैं जी कि हमें हेड इंजरी नहीं हो सकती, हम बच जाएंगे एक्सीडेंट में। कैसे? कि जब हमारे सर और जमीन के दरमियान कोलिजन होने का वक्त आता है, जब अगर एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो जो हेलमेट है वो आपके सर, हेड और रोड के दरमियान कोलिजन का ये टाइम इंक्रीज कर जाता है। टाइम के इंक्रीज करने की वजह से जो फोर्स का इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही वजह है कि इंपल्स हमें बहुत सी जगहों पर क्या करता है बेटा, सेफ्टी मेजर्स के लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये था हमारे पास इंपल्स, मोमेंटम और मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो कहता है कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है बेटा जिसके अंदर आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट ना करे, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, दैट सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। वो कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज के मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, वो बराबर रहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सिस्टम ऑफ बॉल ले लेते हैं। एक हमारे पास बॉल है जिसका मास है m1 और ये विद वेलोसिटी v1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। सिमिलरली एक बॉल है जिसका मास है m2 और ये विद वेलोसिटी v2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। अभी इन दोनों बॉल्स के दरमियान किसी तरह की भी कोलिजन का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो हमने मोमेंटम के लिए इक्वेशन पढ़ी F क्रॉस T इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। तो देखो इस इक्वेशंस को हम इस तरह से अभी अगर इस इक्वेशन को इस तरह से छोड़ दें, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराई तो टकराने के बाद इसका मास m1, इसका मास m2, अब उसके बाद टकराने के बाद फिर से इन्होंने मूव करना शुरू किया, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम और इसकी वेलोसिटी हो गई v2 प्राइम, जबकि इनके मैसेज क्या रहे बेटा, सेम रहे, मैसेज में कोई फर्क नहीं आया। यहां पर सिर्फ एक फर्क ये हुआ कि इस पर जो बॉल 2 ने फोर्स लगाई वो F प्राइम थी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इस पर जो बॉल 1 ने फोर्स लगाई वो F थी, वो थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि न्यूटन का सेकंड थर्ड लॉ यही कहता है कि एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब अगर मैं इस बॉल 1 के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं F क्रॉस T इज इक्वल टू mvf। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 क्या है, वो है बेटा m1 v1 प्राइम प्लस माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी m1 v1। आप इसको a की इक्वेशन कह के छोड़ दें, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर a। सिमिलरली मैं अगर सेकंड इक्वेशन के लिए बॉल लिखना चाहूं, ये वाली इक्वेशन लिखना चाहूं, तो सेकंड इक्वेशन में मास था m2, वेलोसिटी थी m1। तो देखो इक्वेशन बनेगी दिस इंप्लाइज दैट f क्रॉस t इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी m2, फाइनल क्या होगी बेटा इसकी आफ्टर कोलिजन, वो होगी v2 का प्राइम माइनस m2 एज इट इज था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v2। इसको आप कह दें दिस इज इक्वेशन नंबर b। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखनी है कि यहां पर अब जो ये फोर्स है ये F नहीं रहेगी, क्योंकि इसने जो फोर्स लगाई वो क्या थी बेटा, F प्राइम थी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि F प्राइम इज इक्वल टू माइनस F, कि ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन से क्या है, इसके अपोजिट है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन A एंड B, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास आएगा देखो F क्रॉस T प्लस लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होगी F प्राइम क्रॉस T इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। यहां से मेरे पास t कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा f प्लस f प्राइम, अंदर बाहर बचेगा t इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचेगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m1 v1 माइनस m2 v2। मैंने क्या किया, प्राइम वालों को इकट्ठा कर दिया और बगैर प्राइम वालों को इकट्ठा कर दिया। अब ये वाली इक्वेशन याद करो, f प्राइम इज इक्वल टू माइनस f, तो अगर मैं इस f प्राइम की जगह माइनस f पुट करूं तो f माइनस f इंटू टी, ये मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास ये इक्वेशन बचेगी, that is implies that 0 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime minus m1 v1 minus m2 v2।
अब आपने क्या करना है कि वहां से जो माइनस वाले टर्मिनोलॉजी है उनको उठा के इस तरफ ले आए। आप उनको उठा के इस तरह ले आए, बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू, उस साइड में क्या बचेगा आपके पास, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब इस इक्वेशन को गौर से देखें, व्हाट इज दिस m1v1? m1v1 इज द मोमेंटम ऑफ बॉल वन बिफोर कोलिजन। व्हाट इज दिस m2v2? m2v2 इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन is equal to, what is this m1v1 prime? m1v1 prime is the momentum of first ball after collision, m1v1 prime. And what is m2v2 prime? That is the momentum of second ball after collision, जो इसके बराबर था। तो ये आप कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों हमारे पास मोमेंटम क्या है बच्चे, बराबर हैं। यही तो बात हमने क्या कही थी कि जब एक आइसोलेट सिस्टम हो जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर रही हो, तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और ये हमने क्या कर लिया बेटा, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर लिया। ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे, आप चीजों को साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।